आप क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं, उसी की प्राइस को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो उनका रिलेशन आपस में क्या था, इनवर्स। इसके बाद हमने बाकी फैक्टर्स देखे थे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन थी, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर, फैशन। उसके बाद हमने देखा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट शॉर्टेज, प्राइसेस। फिर हमने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, फिर एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर देखा। उसके बाद हमने जो है पॉपुलेशन साइज देखा या नंबर ऑफ बायर्स को देखा। फिर हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड। जी सर, अगर पेट्रोल की प्राइस हमारा ज्यादा हो जाएगी तो कार की क्वांटिटी पेट्रोल में नहीं, अगर मैं पेट्रोल खरीद लूंगा, मैंने कहा भले भले पेट्रोल खरीद लिया, गाड़ी तो अब काम ही कोई नहीं, गाड़ी तो आ जाएगी। अगर आप देखें ना, सोच किस साइड से है, पेट्रोल से। अगर पेट्रोल खरीद लिया तो क्या आप ये कह देंगे कि गाड़ी खरीदना तो अब काम गाड़ी है, गाड़ी अगर है, पेट्रोल की कीमत ज्यादा तो गाड़ी अगर है तो वो तो आपकी डिमांड तो कब की बन चुकी है, गाड़ी तो पहले है ना। गाड़ी अगर आप ले चुके हैं तो वो डिमांड कब बनेगी, जब बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। खरीदने वाला खरीदना चाहता था, उसने उसे खरीद भी लिया, पे भी कर दिया, तो डिमांड तो तब बनी थी, तो वो किसी दौर में बनी हो, उसका तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। हम तो बढ़ती हुई कीमत, कम होती हुई कीमत के अकॉर्डिंग डिमांड को देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बनेगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। कोई भी लॉ अगर हम डिस्कस करते हैं तो लॉ बनने से पहले जो बातें परफॉर्म की गई होती हैं, मींस जो हमें लॉ की शक्ल में दिखाई गई होती हैं, उनको पहले क्या किया गया होगा, परफॉर्म किया गया होगा बार बार। अगर हर दफा उनका रिजल्ट सिमिलर निकलता होगा तो भी उसके बाद उसे किसका नेम दे दिया गया होगा, लॉ। और कोई भी लॉ जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं कि अगर ये चीजें ऐसे होंगी तो फिर ये होगा, तो ये चीज परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोई भी लॉ होगा, हर लॉ में उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होंगी। अगर वो अजम्पशंस फुलफिल होंगी तो ही लॉ परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर आप रिएक्टेंट देते थे तो रिएक्टेंट के साथ फिर जब आप एरो लगाते थे तो उसके ऊपर आपको एक टेम्परेचर भी लिखा करते थे कि अगर रूम टेम्परेचर ये होगा तो फिर ये प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो वो एक अजम्पशन होती थी कि अगर ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो मींस जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे इसके भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होंगे। अब लॉ को जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे तो तीन तरह से लॉ को हम देख रहे होंगे। नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, नंबर 2 पे टेबुलर फॉर्म में देखेंगे और नंबर 3 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। मींस के कोई भी लॉ जब हम पढ़ेंगे तो पहले लॉ की कही गई बातों को वर्डिंग में देखेंगे, फिर उसकी कही गई बातों को न्यूमेरिक फॉर्म में टेबल में देखेंगे और फिर उसे ग्राफिकली बना के देखेंगे। तीनों में से हमारी नजर के सामने फिर कोई भी आएगा तो हम फौरन कहेंगे कि ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, अगर उसकी अजम्पशंस को फुलफिल किया होगा तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख लें। पहले हम डिस्कस करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैं कुछ बोल बैठा हूं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबसे पहले क्या आएगी, डेफिनेशन। डेफिनेशन में इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। या वाइस वर्सा मींस अगर मैं एक ही कहता तो एक ही था, मींस के इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इफ price of
ए प्रोडक्ट increase its quantity demanded will decrease vice ceteris paribus. अब अगर आप देखेंगे इसमें वही बात आ गई कि जो हमने पढ़ी थी प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट में। डिमांड का एक डिटर्मिनेंट जो प्राइस फैक्टर वाला पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, उसमें था कि इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम। यही चीज तो अभी हमने यहां पर भी पढ़ी, यही चीज हमने यहां पर भी पढ़ी। और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सेट्रस पेरिबस का मतलब है कि इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। यानी कि अदर देन प्राइस फैक्टर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अजम्पशंस में अगर आप देखेंगे तो अजम्पशंस में हम ये कह सकते हैं कि नॉन प्राइस फैक्टर फैक्टर्स या अदर देन प्राइस फैक्टर्स will remain constant, same या unchanged। अब अगर हम दोबारा देखें वही बात कि अगर कोई प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है सिर्फ प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, बाकी किसी किस्म का कोई भी फैक्टर इकोनॉमी के अंदर नहीं चेंज हुआ, ना ही कोई शॉर्टेज आया, ना ही कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस था, ना ही कोई अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट था, ना ही कोई गुड एडवर्टाइजमेंट थी, ना ही पॉपुलेशन साइज में कोई इंक्रीज आया, ना ही इनकम में कोई चेंज आया और ना ही कोई रिलेटेड गुड्स में चेंज आया। अगर इन किसी में कोई चेंज नहीं आया और फिर अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है उसकी प्राइस की वजह से, उसे क्या नहीं दिया जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड। तो उन सबको पहले पढ़ाने की रीजन ये थी कि आप जान सकें कि वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हमने उन सबको क्या कर देना है? लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रखना है कि उनमें उनकी वजह से कोई चेंज ना आए, और जो अगर चेंज आता भी है तो किसकी वजह से आना चाहिए? प्राइस फैक्टर की वजह से आना चाहिए। अदर देन प्राइस फैक्टर क्या रखने हैं? कांस्टेंट रखने हैं। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखा। अगर इसे टेबुलर फॉर्म में हम देखें तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एक कॉलम में होगी प्राइस और एक में होगी क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज की बात कर लेते हैं कि केजीज में क्वांटिटी डिमांड जो है वो की जा रही होगी और प्राइस इन रुपीज होगी। अब कोई भी एग्जांपल रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट होगी, मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट की प्राइस पहले थी 5 रुपीस और हम 1 यूनिट खरीदा करते थे, फिर हो गई 4 और हमने खरीदना शुरू कर दिए 2, फिर हो गई 3 हमने 3 खरीदना शुरू कर दी, फिर प्राइस हो गई 2 हमने 4 खरीदना शुरू कर दिए और फिर प्राइस होगी 1 हमने
5 खरीदने शुरू कर दिए। मींस जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। मींस अगर कोई टेबुलर फॉर्म में आपको ऐसा डेटा नजर आए जिसमें प्राइस के डिक्रीज होने से या प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज में आपको नजर आए, तो इट्स मींस कि ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का टेबल। अब बहुत इतना ही और पढ़ ले हम, क्यों भाई? चल अब लेक्चर नंबर 2 नोट कर लें, और जिन्होंने पहला नोट किया वो अपने पेजेस फाड़ लें। अब समझिए कि क्यों बोला गया था कि लेक्चर नंबर 2 अलग पेज पर नोट, क्योंकि कल मैंने कहा था कि लेक्चर को गौर से सुनना है, नोट करने के लिए टाइम दिया गया। फाड़ लें पेज, ये आपका इसमें मेरा लेक्चर नंबर 2 की पेज पढ़े, दोबारा नोट करें। लेक्चर नंबर 2 की हेडिंग मुझे कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, कल वाला तो मैंने अब समझे हैं कि एक हिंट ये था कि लेक्चर नंबर 2 अलग पेज पे नोट करना है और हर लेक्चर अलग पेज पे नोट करना है।